Guys, welcome back to my channel When Humanities is Life. This, I believe, is the last video of this chapter. It's on the complaint mechanism of fussy judicial bodies. कई सारे bodies है ऐसे जैसे कि National Human Rights Commission, and these bodies are established by certain legislation, pursuant to certain legislations. ये जो body है ये established है कौन से legislation के अंडर? Protection of Human Rights Act 1993. It endeavors to promote and protect human rights and provides फॉर द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस. हर स्टेट में, हमारे जितने भी स्टेट है, हर स्टेट में एक ह्यूमन राइट कमीशन है और ये ह्यूमन राइट कमीशन भी इसी एक्ट के परसुएंट इस्टेब्लिश्ड हुआ था. ये जो NHRC है, आई एम गोइंग टू कॉल इट NHRC इन शॉर्ट. इट्स देयर इन न्यू दिल्ली, headed by a chairperson who is a former Chief Justice of the Supreme Court. One member is a former judge of the Supreme Court. One member is a former or present Chief Justice of the High Court. Two members, दो और member है जो कि ह्यूमन राइट मैटर्स में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और उनके पास बहुत सारे नॉलेज भी है. और फिफ्थ मेंबर जो है वो सेक्रेटरी जनरल है जो कि NHRC के CEO भी है और वो कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं. सो द चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन टू अ कमिटी. अब ये चेयरपर्सन कौन है? ये जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे कोई चीफ जस्टिस को ही अपॉइंट करेंगे NHRC के चेयरमैन बनने के लिए. कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे. किससे बात करके करेंगे? एक कमिटी है जिसकी कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स है. बहुत ही आसान है रिमेंबर करना. पहले तो आप PM लिखेंगे, यू कैन नॉट मेक अ मिस्टेक इन दैट. फिर जो हमारी होम अफेयर्स मिनिस्टर एट द सेंटर है उसके वो लिख देंगे आप. फिर जो है दोनों लोकसभा की है, दोनों राज्यसभा की है. एक है लोकसभा की स्पीकर, एक है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा. फिर एक है लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा और एक है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. आप 2 बार राज्यसभा लिखेंगे, 2 बार लोकसभा लिखेंगे और एक होम अफेयर्स मिनिस्टर द सेंटर लिखेंगे, एक PM लिखेंगे. डन. कमिटी ऑफ NHRC डन. ठीक है. फिर ये कमिटी हैज़ टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. Whenever a sitting judge of the Supreme Court is to be appointed in the NHRC and whenever a sitting chief justice of the High Court is going to be appointed to the NHRC. अब गवर्नमेंट ऑल्सो अपॉइंट्स अ वाइड रेंज ऑफ स्टाफ्स, पुलिस ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ टू टेक केयर ऑफ डिफरेंट मैटर्स ऑफ द NHRC. वो रिसर्च कर सकते हैं, वो मैटर्स को सॉल्व कर सकते हैं. फिर हम आते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द NHRC में. पहले इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, फिर इंटरवेनिंग इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, थर्ड फंक्शन इंस्पेक्शन ऑफ जेल्स, फोर्थ अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन. पहले इंक्वायरी, फिर इंटरवेनिंग इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, फिर इंस्पेक्शन ऑफ जेल्स, अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन. थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिटेल्स में. ये जो इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन है, द NHRC विल कंडक्ट इंक्वायरी इनटू द एलिज्ड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. जो हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेटेड हो गया है, जो उसकी अबेटमेंट मतलब कुछ ये वायलेशन को ही कहते हैं. और नेग्लिजेंस बाय अ पब्लिक सर्वेंट, सपोज किसी की ह्यूमन राइट्स वायलेट हुआ है, वो एक पब्लिक सर्वेंट मतलब एक सिविल सर्वेंट के पास या फिर कोई पुलिस के पास गया है और वो पुलिस ने उसे नेग्लेक्ट कर दिया, कहा कुछ नहीं कर सकते हम. तो इन मैटर्स में हमारे NHRC एक्शन लेते हैं वो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट और हमारे ह्यूमन राइट को रिस्टोर भी करते हैं. और 3 इसकी पॉइंट्स है. कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय द विक्टिम और हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव्स. सेकेंड पॉइंट, द कोर्ट में डायरेक्ट टू द कमीशन एनी केस. और थर्ड पॉइंट, सुओ मोटो इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी. मुझे नहीं लगता क्लास 12 में ये समझाने की ज़रूरत है क्योंकि आप पहले चैप्टर से करते हुए आ रहे हैं. सुओ मोटो मतलब ऑन इट्स ओन. कोर्ट अपने आप से कुछ इनिशिएशन कर सकते हैं इंक्वायरी की, बेस्ड ऑन न्यूज़ और रिपोर्ट पब्लिश थ्रू मीडिया और न्यूज़पेपर्स, इफ़ द विक्टिम बिलोंग्स टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सो ये 3 पॉइंट है. ठीक है. फिर पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट. अच्छा गाइस, यहाँ पे आई नो दैट मोस्ट ऑफ अस आर लिटिल अफ्रेड ऑफ सो मेनी पॉइंट्स, बट ये जो सारे कमीशंस है, इसके बाद जो माइनॉरिटी में कमीशन आएगा, वुमेन में कमीशन आएगा, इसके सब में पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट है. 5 पावर्स सब में है और सेम पावर्स है. आप एक बार पढ़ लीजिए, यू कैन राइट एनीथिंग हियर. नाउ पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट, पहले इट कैन समन एंड एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ विटनेस एंड एग्जामाइन देम ऑन ओथ.
They can ask for the production of any document, can receive evidence of affidavits मतलब कुछ petitions है, request public order from any court or office, examine witnesses on documents, and they can also make recommendation to governmental authorities for the payment of compensation. जिसकी ह्यूमन राइट्स वायलेट हो गया है उनको कुछ पैसे दिया जाता है कंपेंसेट करने के लिए, एंड प्रोवाइडिंग इमीडिएट इंटरिम रिलीफ मतलब बहुत जल्द से जल्द उनको उनकी जो प्रॉब्लम है उससे मुक्ति दिया जाता है, उसे कहते हैं इंटरिम रिलीफ। ये हो गया हमारा फर्स्ट पावर एंड फंक्शन ऑफ द NHRC कमीशन। सेकेंडली, इंटरवेनिंग इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। कोर्ट के परमिशन लेके द NHRC कैन इंटरवेन इन प्रोसीडिंग्स। फॉर इंस्टेंस अगर कुछ राइट केसेस है, ठीक है, तो commission can request the Supreme Court to transfer the pending right cases to the NHRC, and it can also protect the witnesses so that the evidences are not damaged. थर्ड पॉइंट, इंस्पेक्शन ऑफ जेल्स। अब NHRC है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली जेल्स की बात तो आएंगे ही, क्योंकि जेल्स में जितने इनमेट्स हैं उनकी कंडीशन बहुत पोर है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर उनके ऊपर किया जाता है, स्पेशली दे आर पोर, दे हैव नो रिप्रेजेंटेटिव्स, नो लॉयर्स टू डिफेंड देमसेल्व्स। NHRC visits jails, asylums, psychiatric homes, government institutions, and studies the living conditions of inmates. It can make recommendation to the governments. Fourth point, awareness and sensitization. It can review human rights laws. अच्छा, ये तो हो गया। ये लास्ट जो पॉइंट है मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है लॉजिकली, अगर आप देखेंगे तो। इट कैन रिव्यू ह्यूमन राइट लॉज। हमारे देश में जितना भी लॉज है, फॉर इंस्टेंस बेस्ट यहाँ जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जिससे ये एंटायर कमीशन ही इस्टेब्लिश हुआ है। ऐसे जो राइट्स है, जो प्रोविजंस है इसमें, इसको रिव्यू करता है, रिकमेंड मेजर्स टू the government for effective implementation of those rights, evaluating factors like terrorism and remedial measures. It can also study international human rights, promote research work and other laws on human rights. ये सारे जो है ये NHRC करते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, द कंप्लेंट मैकेनिज्म ऑफ द NHRC। कुछ कंप्लेंट मैकेनिज्म्स है, ज़्यादा डोंट टेक टेंशन अबाउट इट बिकॉज आई नो इट्स अ लिटिल बिग बट इट्स ईजी। पहले तो जो कंप्लेंट मैकेनिज्म है बहुत आसान है, इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कोई भी लैंग्वेज जो कि 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, आप किसी भी लैंग्वेज में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ये जो आप फाइल करेंगे ना, इसमें कोई पैसा नहीं लेगा NHRC आपसे। और जो वेबसाइट है www.nhrc.nic. जैसे कि हम CBSE में है ना, www.cbsc.nic.in, यहाँ पर भी जस्ट NHRC लिख देंगे, फिर बाकी सारे कमीशंस में आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर पोस्ट, फैक्स, ईमेल, ये सारे मीडियम में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड मेंशन इट, दैट विद इन 1 year ऑफ द ऑकरेंस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन कंप्लेंट हैज़ टू बी फाइल्ड। ऐसा नहीं कि 2012 में जो हुआ है वो आप 2022 में आप उसकी कंप्लेंट कर रहे हैं 10 साल बाद, ऐसा नहीं कर सकते, 1 साल के अंदर करना होगा। वन कैन चेक द स्टेटस ऑफ द कंप्लेंट ऑनलाइन। कंप्लेंट करने के बाद हम कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन जो हमारे स्टेटस है कंप्लेंट की चेक कर सकते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम ये जो ब्लैक बोल्ड इंक से लिखा है, यू कैन मेमोराइज इट इफ़ यू वांट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय द विक्टिम और हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये जो कंप्लेंट है वो लिख के देना पड़ेगा। ये हमने पहले भी कहा, 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेज है, हिंदी में आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, और एक ही सेट ऑफ कंप्लेंट आपको सबमिट करना है। ये पॉइंट रिपीटेड है, पोस्ट, फैक्स और ईमेल से आप दे सकते हैं, फी चार्जेबल नहीं है। कंप्लेंट, अच्छा कंप्लेंट किस बारे में होगा? पहले वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड अबेटमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट राइट नाउ। नेग्लिजेंस इन द प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय अ पब्लिक सर्वेंट, आई एक्सप्लेन दिस टू। और यहाँ की जो पॉइंट है यहाँ पे फिर से है बुक में, विद इन 1 year आपको कंप्लेंट फाइल करना है। डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी लेजिबल, ऐसा नहीं कि आप कुछ वेग लिख दिया। यस, नेम ऑफ द विक्टिम, age, sex, religion, caste, date of the incident, state and district, everything has to be mentioned clearly in a legible way. और कुछ complaints जो कि normally entertainable नहीं है, जो कि ये जो NHRC entertain नहीं करते, accept नहीं करते, वो complaint जो कि illegible है, जो कि clear नहीं है आप क्या कहना चाह रहे हैं, vague है, anonymous है, pseudonymous है, मतलब किसकी वायलेशन हुआ है, किस इंसान की राइट वायलेट हुआ है, ये ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी चीज़ आप नहीं दे सकते। इट्स ट्रिवियल एंड फ्रिवलस इन नेचर। सपोज कोई नेबर के साथ आपका कुछ झगड़ा हुआ है, ऐसे कुछ
मतलब नॉनसेंस आप सबमिट नहीं कर सकते स्टेट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास। और अगर कोई मैटर्स ऑलरेडी कोई स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने पेंडिंग है, आप ऐसे मैटर्स भी सबमिट नहीं कर सकते। 1 साल के बाद आप कोई कंप्लेंट सबमिट नहीं कर सकते जिसकी कमीशन 1 साल पुरानी है। और फिर एलिगेशन विच आर नॉट अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक पब्लिक सर्वेंट, ऐसे आप सबमिट नहीं कर सकते। फिर इश्यूज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी राइट्स और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे, जो प्रॉपर्टी राइट्स है, ऐसे चीज़ों के बारे में आप कंप्लेन नहीं कर सकते। एनीथिंग रिलेटिंग टू सर्विस मैटर्स, लेबर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, यू कैन नॉट गिव इट। एलिगेशंस दैट डू नॉट मेक एनी स्पेसिफिक वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब जैसे बेसिक मैंने अभी कहा कि जो वेग है कंप्लेंट, ऐसे आप नहीं दे सकते। फिर हम आते हैं नेक्स्ट कमिटी में। अच्छा, सो पहले हमारा जो NHRC थे वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, अब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत छोटा सा हमारे पोर्शन हो गया है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, इसकी जो रिलेवेंट लेजिस्लेशन है आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो, लास्ट पार्ट। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992, ये 2 काम करते हैं, सेफ गार्ड्स ह्यूमन राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। अच्छा, ये माइनॉरिटीज़ कौन सी बेसिस पे कहा गया है? लैंग्वेज की बेसिस पे? जी बिल्कुल नहीं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, जो मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, जोरोवास्ट्रियंस, मतलब जो पारसीज है, जो ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, उसके बेसिस पे ये कमीशन है। NCM हम कहते हैं इसे, प्रिवेंटिंग इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। और नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स, मतलब 3 पार्ट्स है उसके। पहले तो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 5 अलग मेंबर्स। And these 5 members, obviously, they will belong to the minority communities, and they are nominated by the central government on the basis of eminence, ability and integrity. ये बहुत ज़्यादा educated और मतलब respected individuals है जो कि NCM की members बन सकते हैं। functions है कुछ, evaluating the progress of minorities community, कैसे मतलब उनकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है, अगर वो स्टैगनेट हो रहा है कि नहीं, उन्हें ऑप्शन मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है कि नहीं, ऐसी चीज़ें हैं। मॉनिटरिंग द वर्किंग ऑफ सेफ गार्ड्स, जो सारे सेफ गार्ड्स है उसको मॉनिटर कर रहा है। मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ गार्ड्स, इट लुक्स इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स, जो स्पेसिफिक हमारे कंप्लेंट्स है हमारे माइनॉरिटी राइट्स इन्फ्रिंजमेंट के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में, उन सारे कंप्लेंट्स के बारे में ये कमीशन जो है डील करता है। और इट इनिशिएट स्टडीज़ ऑन प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कंडक्ट स्टडीज़, रिसर्च, एनालिसिस ऑन इश्यूज़ रिलेटिंग टू सोशियो इकोनॉमिक development of the minority community, and making periodical or special reports to the central government on any matters pertaining to minorities. ठीक है, अब जो पावर ऑफ सिविल कोड है सेम है, आई वॉन्ट रिपीट इट। और इसकी जो रेलिवेंट वेबसाइट है www.ncm.nic.in, ये जो सेम है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको बार बार लिखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसी कमीशन के है कि पहले तो कंप्लेंट जो कि कोई स्पेसिफिक माइनॉरिटी स्टेटस और राइट्स के बारे में नहीं है, ऐसे कंप्लेंट्स आर नॉट एंटरटेनेबल बाय द कमीशन। कंप्लेंट्स विच आर सब जुडिस मतलब कुछ और कोर्ट में, कोई और स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन में जो पेंडिंग है, ऐसे कंप्लेंट्स कैन नॉट बी सबमिटेड टू द NCM if the complainant has not availed any other ordinary administrative institutions for enforcing the rights, तब ऐसे complaints entertainable नहीं है unless there are reasonable justification. Obviously अगर कोई खास बात है तब admitted होगा। और if ये 1 साल से ज़्यादा पुरानी है, सेम पॉइंट है सारे कमीशंस में, complaints should not be vague, anonymous, pseudonymous or frivolous. Complaints which are not directly addressed to it are also not entertained. And फिर से suo motu न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के बेसिस पे भी ये कमीशन इंक्वायरी करते हैं। एंड कंप्लेंट शुड बी डायरेक्टली एड्रेस टू whom? टू द सेक्रेटरी ऑफ द NCM, न्यू दिल्ली। ठीक है, विद दिस वी कम टू एन एंड टू NCM। अब आते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। और कौन सी
लेजिस्लेशन की परसुवेंट ये इस्टेब्लिश हुआ था? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990. डोंट बी कंफ्यूज बाय 1990 एंड 1992. 1992 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और 1990 में ये एक्ट पास हुआ था. कमीशन कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स, चेयरपर्सन, मेंबर सेक्रेटरी एंड 5 मेंबर्स. अच्छा, डिफरेंस क्या है ये NCM के कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स में और NCW के कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स में? जो NCM है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, जो हमने अभी किया है, उसमें चेयरपर्सन है, 5 अदर मेंबर्स है इसकी तरह, बट वाइस चेयरपर्सन है सेकंड कंस्टिट्यूएंट मेंबर. यहाँ पे क्या है, मेंबर सेक्रेटरी इज द कंस्टिट्यूएंट मेंबर. वहाँ पर वाइस चेयरपर्सन, यहाँ पर मेंबर सेक्रेटरी. Now, at least one member each should belong to scheduled caste and scheduled tribes, and 5 members of the NCW should be nominated by central government amongst persons of ability, integrity and standing, experienced in education, environmental development, administration, women's voluntary organization, which also includes women activists themselves, management of industry, potential for women, trade unionism and law. And the member secretary has a lot of administrative matters. Functions of NCW: to investigate and examine the matters relating to safeguards for women in the constitution and laws. He also, they present annual or other reports to the central government regarding the development of women. ये कुछ ऐसे रिकमेंडेशन भी कर सकते हैं सेंटर को और स्टेट्स को. ये ऐसे प्रोविजंस को रिव्यू करते हैं, मेक रिकमेंडेशन अबाउट रेमीडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स. ये जो रिसेंटली एक डिबेट है कि रेपिस्ट को कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए या नहीं, ये जो है ऐसे लॉस को NCW रिव्यू करते हैं. सुओ मोटो नोटिस ऑफ मैटर्स, ये भी अपने आप से कुछ चीज़ को पिकअप करते हैं एंड दे सॉल्व द मैटर्स. इट टेक्स अप केसेस विद द रेलिवेंट अथॉरिटीज़. फिर कुछ और पॉइंट्स हैं. अच्छा, सारे पॉइंट्स अगर आप याद ना रख पाए तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. राइट दोज पॉइंट्स अबाउट विच यू आर एब्सोल्युटली श्योर. Now they can initiate special studies or investigation, और वो कुछ educational research भी कर सकते हैं, और they can inspect jails, remand homes, women's institutions and take up issues with the authorities. कुछ ऐसे functions है. और powers similar to civil courts. ये 5 points जो है वो सारे commissions में same है. मैं बार बार mention कर रही हूँ. Don't skip this part. You have to read it. Read it once. You can write it for all the commissions. और अब हम आते हैं जो हमारे लास्ट कमीशन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. आगे और कुछ नहीं है. फिर आर्टिकल 338 जो है, इतने सारे कमीशंस जिसके बारे में हम अब तक पढ़ते आए हैं, there are some legislations which mandates the establishment of all those institutions. But यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही institutions आर्टिकल 338 के pursuant established है. Article 338 provides for establishing a special officer for scheduled caste and scheduled tribes to investigate all matters regarding the safeguards provided to SCs and STs and reports to the president. हमारे जो NCSC है और NCST है, scheduled caste and scheduled tribes, they were instituted in fulfillment of Article 338 and इसकी फंक्शंस क्या क्या है, नटशेल में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़. माइनॉरिटी यहाँ कास्ट बेस्ड माइनॉरिटी की बात हो रहा है. प्रिवेंट देयर एक्सप्लॉयटेशन, एनकरेज सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिक्योरिटीज़ टू देम. और 2 ऐसे रिलेवेंट लेजिस्लेचर्स है जो कि हम पहले भी कर चुके हैं. प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989. फिर powers and functions of the commission: investigating and monitoring all matters related to the safeguards given to SC/STs, evaluating the working of the safeguards, inquiring into specific complaints. They participate in advice for planning socio-economic development of SC/STs, evaluate their progress, and they also present annual and periodical safeguards to the president. इसके पहले जितना भी reports है अलग commissions में, हम सब उसे central government को देते थे, यहाँ पर हम president को दे रहे हैं. डिफरेंस बस ये, इसे आप याद रख सकते हैं. इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू राइट समथिंग, दैट्स वाई. और पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट्स वंस अगेन सेम है. एंड कंप्लेंट प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप
both individuals and group can report the violation of human rights. इंडिविजुअल के शायद कोई ह्यूमन राइट्स वायलेट हुआ है बिलोंगिंग टू द SC/ST कम्युनिटी, और एक ग्रुप ऑफ SC/STs की ह्यूमन राइट वायलेट हुआ है. दोनों केसेस में ही ये जो कमीशन है हमारे NC/SC एंड NC/ST, ये जो बॉडीज़ है कंप्लेंट्स को एंटरटेन करेंगे. और ये दो वेबसाइट्स जो है रेलेवेंट वेबसाइट्स है ये दो कमीशन की. ठीक है, दिस पोर्शन वॉज अ लिटिल बिग, आई नो, बट हम चाहते हैं कि आप टेक्स्ट बुक को पढ़ें और ये वीडियो 2 बार देखें. आई डोंट थिंक यू नीड टू डू एनीथिंग एल्स, एंड डेफिनेटली you should attempt the sample question paper. So that's it for today. With this we come to an end to this chapter. ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपका टर्म 2 में. अगर आपने इसे कंप्लीट कर दिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर डूइंग ग्रेट. और डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. आई नो कि ऑल मेरे जो प्यारे सब्सक्राइबर्स है सबको बहुत अच्छे एग्जाम होने वाले हैं. यू आर डूइंग ग्रेट एंड यू विल डू ग्रेट. Thank you so much for watching the video. I will meet you in the next chapter, in the next video. Thank you.